हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज मैं आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत ही संक्षेप में बताऊंगी। यद्यपि यह इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हमारे पेपर में क्वेश्चंस भी बहुत ही आराम से पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वैदिक सभ्यता का वैदिक काल को हम दो भागों में पढ़ेंगे, ठीक। एक है ऋग वैदिक काल, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों के बारे में बताने से पहले यहाँ पर हम कुछ दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में जान लेते हैं। तो दर्शन है उत्तर मीमांसा, इसके प्रवर्तक थे बादरायण। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद या उलुक, और न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। अब यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि ये दर्शन आगे चलकर ज्ञान मीमांसा के रूप में भी इसके अंतर्गत माने गए। हर दर्शन का अपना एक मत होता था, हर दर्शन अपना एक मत मानता था। जैसे उत्तर मीमांसा दर्शन को मानने वाले बादरायण का अलग विचार थे, पूर्व मीमांसा जैमिनी के अलग विचार थे। इस तरीके से प्रवर्तकों के दर्शन को लेकर उनकी ज्ञान मीमांसा को लेकर अलग अलग विचार थे। यद्यपि यह ऋग वैदिक काल की बात है और वैदिक सभ्यता की बात हो रही है, तो आर्य यहाँ पर प्रमुख थे। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आए हैं ऐसा विचार मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और सबसे पहले वे अफगान और पंजाब के क्षेत्र में आकर बस गए थे। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्य का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। दूसरा जानते हैं, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ही थी वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी। तो आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु थी लोहा, जिसे हम श्याम अयस्क कहते हैं। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, इसीलिए ऋग वैदिक काल में रचे गए जो हमारे वेद हैं वह संस्कृत भाषा में ही रचित हैं। वैदिक समाज पितृ प्रधान था। अब आर्य किस तरीके से शासन प्रशासन करते थे, ये हम देख लेते हैं कि आर्य का प्रशासन का विभाजन हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। अब जैसे कुल, तो कुल के जो अधिकारी या उसे कुलपति कहते थे। इसी तरह विश, जन, राष्ट्र के अलग अलग अधिकारी होते थे, और जिनके नेतृत्व में कार्य किया जाता था या कार्य का संपादन होता था। ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि वैदिक समाज में जो ऋग वैदिक काल की बात की जा रही है, इसमें जो विभाजन था वो कर्म पर आधारित था। अर्थात अब पहले हम ये जान जाते हैं कि इनकी उत्पत्ति किस आधार पर मानी गई है, परंतु यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी उत्पत्ति या इनका विभाजन का जो आधार था ऋग वैदिक काल में, वो था सिर्फ और सिर्फ कर्म प्रधान था। अर्थात जो जिस तरीके का कर्म करता था उसको उसी वर्ण का माना जाता था। जैसे यज्ञ, पूजा, कर्मकांड, पंडित ही जो होते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। जो युद्ध में भाग लेने वाले व्यक्ति होते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। व्यापारी वर्ग को वैश्य कहा जाता था, और शूद्र जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। परंतु इनका जो कार्य था वो कार्य के, इनका जो आधार था वो कार्य के पर आधारित था। ऋग वैदिक समाज जो है वो कर्म प्रधान था तथा व्यवसाय प्रधान था। जो व्यक्ति जैसा व्यवसाय करता था उसको उस वर्ण का माना जाता था। पर अब हम आगे देखते हैं कि इन चारों वर्णों की उत्पत्ति का क्या कारण बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विभाजन का यह आधार जो था वह व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में
पुरुष सूक्त का वर्णन है। इस पुरुष सूक्त में ही चतुर्वर्णों का उल्लेख है। इन्हीं के शरीर के विभिन्न भागों से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति इस पुरुष सूक्त के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से, वैश्य की उत्पत्ति जांघों से और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से थी। ऋग्वैदिक काल में यह सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय पर आधारित था, परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया और जब उत्तर वैदिक काल की बात आई तो ये कर्म प्रधान न होकर जन प्रधान हो गया। और महिलाओं की स्थिति भी, जो ऋग्वैदिक काल में, अभी हम आगे जानेंगे कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। वो पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं और शास्त्रार्थ करती थीं। आगे हम देखते हैं कि जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित होती थीं उन्हें क्या कहा जाता था। तो जीवन भर अविवाहित कन्या को अमाजु कहते थे। वैदिक कालीन आर्यों के प्रमुख देवता थे इंद्र। 10 राग युद्ध का वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परुष्णी नदी, रावी नदी के किनारे पर सुदास व 10 जनों के बीच हुआ, जिसमें सुदास विजयी थे। वैदिक काल का विभाजन हम वैसे भी पढ़ चुके हैं कि 2 कालों में विभाजन था इसका, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता के लोग ही आर्य कहलाए। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया और जन के शासक को राजन कहलाते थे। अब आगे हम देखते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में शासन करने वाले राजा को क्या कहा जाता था। तो पूर्व में सम्राट, उत्तर में विराट, पश्चिम में स्वराट और दक्षिण में भोज कहा जाता था। चारों दिशाओं के राजा को एक राट कहते थे और उत्तर वैदिक कालीन समाज में इंद्र का स्थान प्रजापति ने लिया था। आगे हम ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में जानते हैं। यद्यपि इसमें गंगा और सरस्वती का नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु हम कुछ नदियों के नाम जानते हैं जो ऋग्वैद काल में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और वर्तमान में इनको किन नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुब्र, जिसको कुर्रम कहा जाता है, विपाशा नदी, जिसको व्यास नदी के नाम से जाना जाता है, सदानीरा, जिसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, आस्किनी, जिसे चिनाब नदी के नाम से, शतुद्री, जिसे सतलज नदी के नाम से, गोमती, जिसे गोमल के नाम से, परुषणी, जिसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी रावी नदी के किनारे 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जिसमें सुदास विजयी हुए थे, और दृष्टद्युति, जिसको घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि इन ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी। तो गंगा और सरस्वती का नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इनका नाम का कई बार उल्लेख भी मिलता है। आगे हम देखते हैं कि वेद की संख्या कितनी है। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेद त्रयी के नाम से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है और इसमें अथर्ववेद नहीं आता। तो वेद की संख्या हो गई 4 और सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है। वेदांग की संख्या होती है 6, महापुराणों की संख्या है 18, उपनिषदों की संख्या है 108। राजा को सलाह देने वाली संस्था का नाम सभा और समिति थी और इनकी तुलना पुत्रियों के समान की गई है। अब सभा जो थी वो संभ्रांत लोगों को सलाह देने वाली संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की संस्था थी। सबसे प्राचीन देवता घ्यौ को माना जाता है, जो आकाश के देवता थे। ऋग्वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। वो पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, शास्त्रार्थ करती थी। इनमें घोषा, लोपा, मुद्रा, गार्गी, सिक्ता जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन है जो शास्त्रार्थ करने में माहिर थीं। इनको शिक्षा दी जाती थी। उच्च घराने की महिलाओं को घर में ही गुरुजी जाकर शिक्षा देते थे, अर्थात ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उन्नत थी। विवाह कर सकती थी, पुनर्विवाह, देवर के साथ विवाह कर सकती थी, शास्त्रार्थ कर सकती थी। परंतु जब उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई। पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन हो गया। आगे हम देखते हैं कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता
का सिर्फ और सिर्फ एक संक्षेप है। और इसकी धार्मिक व्यवस्था, इसकी सामाजिक व्यवस्था बहुत ही अलग थी। इस पर चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करूँगी, परंतु आज के सिर्फ संक्षेप में वैदिक सभ्यता के बारे में हमने जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, ये वैदिक सभ्यता का सिर्फ और सिर्फ एक संक्षेप है जिसको मैंने 1 लाइन में लिख दिया है। अब इस 1 लाइन में भी आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू।